नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र की मुंबई में रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम नरेश है, जो कि पेशे से एक कार ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी नरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूं और पेशे से एक कार ड्राइवर हूं, जिसे आम बोलचाल में लोग टैक्सी ड्राइवर भी कहते हैं। वैसे मेरा जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन आज से कई साल पहले मेरे पिताजी हीरो बनने के चक्कर में मुंबई आए थे। वह हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन एक ड्राइवर ज़रूर बन गए और उन्हीं की बदौलत मैं भी एक ड्राइवर बन गया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी को देखकर मैंने ड्राइवर बनने का जो सपना देखा था वो पूरा करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसी ड्राइविंग लाइफ में मेरे साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसके होने के बाद मुझे इस दुनिया के पर्दे के पीछे चलने वाली एक दूसरी दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन वह दुनिया दिखने में इतनी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी होगी, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैं उस दुनिया के लोगों से रूबरू हुआ तो वह लोग दिखने में इतने ज़्यादा भयंकर और डरावने थे कि अगर अकेले में रात के समय कोई भी इंसान उन लोगों से आमने सामने हो जाए तो उनको देखकर उसकी तो वहीं पर हार्ट अटैक आने से मौत हो जाएगी। क्योंकि उस दुनिया को देखकर डर का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पता नहीं जब मेरे साथ वो घटना हुई तो उस वक्त मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया और उस वक्त मैं कैसे बच गया। उस दिन मैं बच गया। इसी वजह से आज आप लोगों को मेरे साथ हुई वह आप बीती मैं बता पा रहा हूँ। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वह आज से कुछ साल पहले की है। जब वह घटना मेरे साथ हुई तो मुझको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है जो कि कभी भी फूट सकता है। तो इसीलिए ज़िंदगी को हर पल हंसी खुशी और खा पी कर जीना चाहिए। क्योंकि जीवन में कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए और कब आपको इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाए, इस चीज़ का कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक भी जी रहे हो हंसी खुशी और मस्ती से जियो। क्योंकि आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि अगले कौन से पल में आपकी मौत हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा अनुभव कहाँ से आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ उस एक घटना ने मुझे इन सभी चीज़ों का इतना ज़्यादा अनुभव करा दिया है कि उसके होने के बाद मैं ना ही तो ये सोचता हूँ कि मैं कितने दिन जीऊंगा और ना ही मैं ये सोचता हूं कि मैं मेरे जीवन में आगे ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा। क्योंकि इंसान का सोचा हुआ कभी भी उसके साथ नहीं होता है। मुझे कार ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 7-8 सालों में मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे डर का थोड़ा बहुत भी एहसास हो। लेकिन आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके होने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इंसान को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगता है। क्योंकि उसके साथ कभी भी उस स्तर की घटना हो सकती है जिस स्तर पर उसको डरना पड़ सकता है। मैं भी हमेशा लोगों से यही कहता था कि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है और मैं रात को गाड़ी चलाकर कहीं भी जा सकता हूँ। ना ही तो मुझे किसी रास्ते का डर लगता है और ना ही किसी और चीज़ का। लेकिन जब मेरे साथ वह घटना हुई तो उस घटना के होने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि डरना ज़रूरी है।
दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक कार ड्राइवर हूँ और मैं अपनी कार को अक्सर लंबी लंबी बुकिंगों में चलाया करता हूँ और मेरी कार को सिर्फ वही लोग लेकर जाते हैं जो किसी लंबी दूरी पर घूमने के लिए या फिर किसी अन्य काम से जाते हैं। आज मुझे कार चलाते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, तो अब इस मार्केट में मेरी काफ़ी अच्छी खासी पहचान भी हो चुकी है और इसी वजह से अब आए दिन मेरे पास बुकिंग आती ही रहती हैं। और इसी तरह एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें कि मेरा ही एक आदमी मुझे फ़ोन करके कहता है कि अरे नरेश, एक बुकिंग है, अगर तू कहे तो उसको फिक्स कर दूं। तभी मैं उससे पूछता हूं कि पहले बुकिंग के बारे में बताओ कि बुकिंग कहाँ की है और कितने लोग हैं। तो वह मुझसे कहता है कि 5 लोग हैं और उन्हें कोलकाता जाना है। जब मैं उस आदमी के मुंह से ये बात सुनता हूं तो मैं उससे कहता हूं कि अगर उन्हें कोलकाता ही जाना है तो वह मुंबई से इतनी दूर कार से ही क्यों जाना चाहते हैं? उन्हें तो कोई प्लेन या फिर ट्रेन की टिकट करवा लेनी चाहिए। तो वह आदमी मुझसे कहता है कि वह लोग टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और इसी वजह से सफ़र भी काफ़ी लंबा रहेगा। वो बीच बीच में उनकी जो जगह फिक्स की हुई है उनके ऊपर घूमते हुए जाएंगे, तो इसी वजह से तेरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब उन दिनों एक तो बारिश का मौसम था और उस दिन भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। तभी मैं उस आदमी से कहता हूं कि यार, आज तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में इतने लंबे सफ़र पर निकलना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो वह आदमी मुझसे कहता है कि अरे तू इस चीज़ की इतनी क्यों सोच रहा है? सामने वाली पार्टी काफ़ी अच्छी खासी पैसों वाली है और बुकिंग के पैसों के अलावा तुझे और भी कई टिप वगैरह मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से तुझे इस बुकिंग को ढाना चाहिए। जब उस आदमी ने मुझसे इतना कहा तो फिर मैं उसको हाँ कर देता हूँ, क्योंकि वह हमेशा मुझे महीने में 5-7 बुकिंग दिलवाता रहता है और अगर मैं उसको इस चीज़ के लिए मना कर देता तो फिर क्या पता आगे चलकर वह मुझे कोई बुकिंग दिलवाता या फिर नहीं दिलवाता। इसीलिए मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, तुम उन लोगों से हाँ कह दो और उन लोगों से यह पूछकर मुझे बता देना कि मुझे कब, कहाँ और कितने बजे पहुँचना है। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि मेरे पास उन लोगों का एड्रेस है और मैं तुझे वह मैसेज कर रहा हूँ। तू उस एड्रेस पर आज रात को ठीक 2 बजे पहुँच जाना। उस आदमी के इतना कहने पर मैं उसको तो हाँ कहकर फ़ोन काट देता हूँ, लेकिन फ़ोन काटते ही मेरा दिमाग थोड़ा ठनकता है और मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि उन लोगों को रात के 2 बजे ही अपने घर से क्यों निकलना है? वो लोग दिन के समय भी तो निकल सकते हैं। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की मैसेज वाली रिंगटोन बजती है और उस रिंगटोन के बजते ही मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ तो उसमें उस आदमी का मैसेज आया हुआ था और उसने उन लोगों का एड्रेस मुझे भेज दिया था जहां से जाकर मुझे उन लोगों को पिकअप करना था। अब उस मैसेज के हिसाब से मुझे उसी रात 2 बजे उस जगह पर पहुंचना था और उन लोगों को वहां से अपनी कार में बैठाना था। दरअसल मेरे पास एक 7 सीटर कार है और इसी वजह से 5 लोगों के होने के बावजूद भी मैंने उस आदमी को इस बुकिंग के लिए हाँ कर दी थी। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो रात के 12 बजते ही मैं उस एड्रेस के लिए अपनी कार को लेकर अपने घर से निकल जाता हूं, क्योंकि उस एड्रेस का डिस्टेंस मेरे घर से लगभग 2 घंटे का था। अब मैं कार चलाते हुए फिर से अपने दिमाग में वही चीज़ सोच रहा था कि इन लोगों को अगर कहीं घूमने के लिए निकलना ही था तो इन्होंने मुझे दिन में क्यों नहीं बुलाया, आखिर रात में ही क्यों बुलाया। लेकिन आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन के वक्त तो सोता रहता है और रात के वक्त पूरी रात जागता रहता है और पूरी रात चलता है। यानी कि मुंबई में लोग जितना दिन के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, उससे कई गुना ज़्यादा रात के वक्त निकलते हैं, क्योंकि देखने में मुंबई रात के वक्त ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं और उन हादसों के होने के बाद जो भी लोग उनके बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में सुनते ही उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस चमकती धमकाती मुंबई की चकाचौंध के पीछे कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसका उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था और शायद आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी अपने दिमाग में सोचा भी नहीं था कि आज
मैं जिस बुकिंग पर जा रहा हूँ वो शायद मेरे जीवन की आखिरी बुकिंग होने वाली है। जब मैं अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे रात के वक्त ही क्यों बुलाया, तो तभी इसके साथ साथ ही मेरे दिमाग में एक ख्याल और आता है कि इन रईस लोगों के यही शौक होते हैं। दिन में तो सारे दिन सोते रहते हैं और रात के वक्त भूतों की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दिमाग में सोची हुई यह एक लाइन आगे चलकर मेरे लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। दरअसल जब समय के साथ साथ मैं उस एड्रेस पर पहुंचता हूं, तो मैं देखता हूं कि वह एड्रेस एक सुनसान गली का है और वह इलाका भी उस चमक धमक वाली मुंबई से काफ़ी दूर था। और उस सुनसान इलाके को देखकर मैं सोचता हूं कि यह भी मुंबई का ही एक हिस्सा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुंबई तो रात के वक्त इतनी ज़्यादा चमकती है कि उसको देखकर बाहर से आया हुआ आदमी तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि यह दिन हो रहा है या रात। और इस मुंबई में यह एक ऐसी जगह थी जहां पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। और उस गली में जब मैं अपनी कार लेकर गुजर रहा था, तो मैंने कार चलाते हुए ही उस गली के मकानों में दोनों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं। तो वो मकान दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान और पुराने दिखाई दे रहे थे और किसी भी एक सिंगल मकान में भी लाइट नहीं जली हुई थी। उस जगह को देखकर पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे कि गांव में रात के उस वक्त इतना सन्नाटा फैला रहता है, उसी तरह उस जगह पर भी उस रात उतना ही सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उस एड्रेस में जितने मकान नंबर पर मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था, उस मकान नंबर पर मैं पहुंच जाता हूं और उस मकान नंबर पर पहुंचकर मैं अपनी कार का हॉर्न बजाता हूं। और जब मैंने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा, तो उस वक्त रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे, यानी कि मैं उस एड्रेस पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। अब मैंने अपनी कार का 2-3 बार हॉर्न बजाकर अपनी कार को वहीं पर बंद कर दिया। और क्योंकि मैं इतनी दूर से कार चलाकर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यह लोग अपने टाइम पर बाहर अपने आप ही निकल आएंगे और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपनी सीट को थोड़ा पीछे की तरफ करके कार में ही लेट जाता हूँ और तभी पता नहीं अचानक मुझे नींद आ जाती है। अभी मैं सो ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में मेरी कार के शीशे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब मैं अचानक से उठकर देखता हूँ, तो शीशे के बाहर का नज़ारा देखते ही अचानक से चौंक जाता हूँ और एक पल के लिए तो बहुत तेज़ डर जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके सिर के बाल खुले हुए थे और वो उसके चेहरे के दोनों तरफ आगे की तरफ लटक रहे थे और वो अपने हाथ से मेरी गाड़ी के शीशे को लगातार खटखटा रही थी। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है, तो वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती। तभी मैं डरते डरते अपनी कार का शीशा नीचे करता हूँ और जैसे ही मैं शीशा नीचे करता हूँ, तो वह लड़की मुझसे कहती है कि अरे, तुम्हें अपने काम से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं है क्या? मैं कब से तुम्हारी कार का शीशा खटखटा रही हूँ। तुम वही ड्राइवर हो ना जो हम लोगों को आज लेकर जाने वाले हो? तभी मैं उस लड़की से कहता हूँ कि हाँ, मैं वही हूँ। आप सिर्फ 5 लोग ही हो ना? तो वह मुझसे कहती हैं कि हाँ, हम 5 लोग ही हैं और अब तुम गाड़ी से नीचे उतरो और फटाफट हमारा सामान गाड़ी के अंदर रखवाओ। जब उस लड़की ने मुझे ये कहा, तो मैं फटाक से अपनी गाड़ी का फाटक खोलता हूँ और उसके साथ उस मकान के अंदर जाता हूँ। लेकिन जब मैं उस मकान के अंदर जाता हूँ, तो उस मकान को देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि वह मकान दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना और गंदा सा दिखाई दे रहा था। उस मकान को अंदर से देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई इंसान रहता होगा, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ काफ़ी कूड़ा करकट फैला हुआ था। तभी मैं उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ और जब मैं उस घर के अंदर गया, तो मुझे वहाँ पर अंदर की तरफ एक लड़की, जो मेरे साथ अभी बाहर से मुझे उठाकर अंदर आई थी, और 2 औरत और 2 आदमी दिखाई देते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर वो 5 लोग थे। तभी उनमें से अंदर जो औरतें थीं, उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि हमारा यह सामान है, इसको उठाकर तुम फटाफट अपनी गाड़ी में रखो, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तभी मैं उस सामान की तरफ उसको उठाने के लिए बढ़ता हूँ। दरअसल वहाँ पर 5 बड़े बड़े बैग रखे हुए थे। अभी मैं उनके पास पहुँचकर फटाक से 2 बैगों को अपने दोनों हाथों में उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उनको उठाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उन बैगों में काफ़ी ज़्यादा वज़न महसूस होता है और वह वज़न इतना ज़्यादा था
कि मैं उनको उठा भी नहीं पा रहा था। तभी मैं एक बैग को छोड़ देता हूँ और सिर्फ एक बैग को ही उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का ताज्जुब होता है कि मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बाद भी अकेला उस एक बैग को नहीं उठा पा रहा था। तभी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आपने आखिर इन बैगों में ऐसा क्या रखा है जो इसमें इतना ज़्यादा वजन है। तभी वह औरत मुझसे कहती हैं कि थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब तो तुम हमारे साथ चल ही रहे हो, तो इन बैगों में क्या है वो आगे चलकर तुमको सब पता चलने वाला है। जब उस औरत ने मुझे ये कहा तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं अकेला इतने वजन को नहीं उठा पा रहा हूँ, आप में से कोई एक आदमी आकर मेरी मदद कर दीजिए। अभी मैंने इतना कहा ही था, तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे यार, तुम आजकल के नौजवान भी बहुत कमज़ोर हो। और मुझसे इतना कहते कहते ही वो मेरे पास आता है और वो अपने दोनों हाथों में उन्हीं दोनों बैगों को उठा लेता है जिनको पहले मैं उठाने की कोशिश कर रहा था। और मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके दोनों बैगों में से एक बैग को भी नहीं उठा पा रहा था, और वह आदमी बड़ी ही आसानी से उन दोनों बैगों को उठाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और उसको इस तरह से इतनी आसानी से उन बैगों को उठाते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा होता है। मैं सोचता हूं कि अभी जिस एक बैग को मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर नहीं उठा पा रहा था, उसके जैसे दो बैगों को मेरी तरह दिखने वाला सामान्य सा आदमी आखिर अकेला ही कैसे उठाकर बाहर लेकर जा रहा है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वह दूसरा आदमी भी आता है और वह भी उसी तरह उन बैगों को उठाकर चला जाता है। और फिर उसके बाद वह दोनों औरतें और वह लड़की भी मेरे पास आती हैं, और उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि एक बैग को तुम दूसरी तरफ से हाथ लगाओ और एक तरफ से मैं उठाती हूँ। और इस तरह से सभी लोग एक एक करके उन सारे बैगों को बाहर मेरी कार के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद मैं पीछे जाकर मेरी कार की पीछे वाली डिग्गी को खोलता हूँ और उसके बाद उन सारे बैगों को मेरी कार के अंदर रखवा देता हूँ। उन सभी बैगों को कार में रखने के बाद वह लोग एक एक करके मेरी कार के अंदर बैठ जाते हैं। उन लोगों के कार में बैठने के बाद मैं भी अब मेरी ड्राइविंग सीट की तरफ कार में बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी एकाएक मेरी नज़र कार के पीछे वाले टायरों की तरफ जाती है, और मेरी कार के पीछे वाले टायर अब मुझे काफ़ी ज़्यादा दबे दबे दिखाई दे रहे थे। और दिखाई देते भी क्यों ना, उन बैगों में वज़न ही इतना ज़्यादा था, और उस इतने वज़न के अलावा वह 5 लोग भी कार में बैठ गए थे, और अब मैं भी बैठने ही वाला था। इतने वज़न से गाड़ी का टायर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बैठा बैठा दिखाई दे रहा था। उस टायर को इस तरह से देखकर मैं सोच रहा था कि कल ही तो मैंने गाड़ी के दोनों टायरों में अच्छी तरीके से हवा दिलवाई थी, और फिर अचानक से ये टायर इतने ज़्यादा क्यों बैठ रहे हैं। और उनको देखकर मैं सोचता हूँ कि कहीं रास्ते में इस इतने भारी वज़न की वजह से गाड़ी का कोई टायर फट ना जाए। और अब यही सोचते हुए मैं आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठता हूँ तो मुझे गाड़ी में बैठते ही एक चीज़ बहुत अजीब लगती है। दरअसल जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि उस घर की एक औरत मेरे बराबर में ही फ्रंट सीट पर बैठी हुई है, और जो उस घर के 2 आदमी थे वह गाड़ी में सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, और एक लड़की और वह दूसरी औरत बीच वाली सीट पर बैठी हुई है। अमूमन मेरे साथ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। घर के जो मर्द लोग थे उनमें से ही कोई एक बड़ा आदमी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठता था, लेकिन आज वह औरत फ्रंट सीट पर बैठी थी। तभी उस चीज़ को मैं नज़रअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि वह लोग गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए हैं और आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और जब वह लोग आपस में कोई भी बात नहीं कर रहे थे तो चुप्पी के माहौल में मुझे नींद सी आने लगती है। इसी वजह से मैं मेरी कार में गाने चला देता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। जब मैं अपनी कार में गाने चलाता हूँ तो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठी हुई वह औरत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखती है, और जब वह मेरी तरफ देखती है तो उसको मेरी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर मैं उससे कहता हूँ कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है, इसी वजह से मैं गाने चला रहा हूँ। जब मैं उससे यह कहता तो वह मुझसे कहती है कि इस नींद के चक्कर में तुम कार को कहीं पर ठोक मत देना। तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं नहीं,
इतनी ज्यादा भी नहीं आ रही हैं। वह तो आप लोग आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मेरी कार एक हाईवे पर फुल स्पीड में चल रही थी। तभी कार में गाने चलते चलते ही अचानक से ही बीच में एक हनुमान जी का भजन चलने लगता है, और उस हनुमान जी के भजन के चलते ही वह औरत मेरे ऊपर बहुत तेज तिलमिला उठती है और मेरे पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और मुझसे कहती हैं कि बंद करो इसे, इसी वक्त बंद करो और अब दोबारा चलाना भी मत इसे। उस औरत के ऐसा कहते हैं ही पहले तो मैं अपने कार के म्यूजिक सिस्टम को बंद करता हूं और फिर उस औरत से पूछता हूं कि क्या हुआ, आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो वह मुझसे कहती हैं कि इस कार में अब कोई भी गाने नहीं चलेंगे। जब उस औरत ने मुझसे यह कहा तो उस वक्त मैं सोचता हूं कि शायद ये लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं और कार में चल रहे भजन शायद इनको सोने में दिक्कत कर रहे हैं। यही सोचकर मैं उस चीज को भी नजरअंदाज कर देता हूं। अब उस रात तो मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं होता है और वह रात बड़े ही आराम से निकल जाती है। लेकिन उस रात एक चीज बहुत अजीब होती है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि हम लोग रात के 2 बजे के वक्त उनके घर से सभी लोग निकले थे और अभी कार को चलते हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और लगभग सुबह के 4 बजे का वक्त हो रहा था। तभी वह औरत मुझसे कहती हैं कि आगे अगर कोई होटल आए तो वहां पर कार को रोक लेना। उस औरत के ऐसा कहने पर मैं सोचता हूं कि शायद इन लोगों को हाथ मुंह धोना होगा और कुछ नाश्ता करना होगा, इसी वजह से यह ऐसा कह रही हैं। इसके बाद जैसे ही हाईवे पर आगे कोई होटल आता है तो मैं वहां पर अपनी कार को रोक देता हूं और वहां पर कार रोकने के बाद वह सभी लोग कार से नीचे उतर जाते हैं और उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। जाते वक्त वह औरत मुझसे कहती हैं कि हम लोग अब होटल में आराम करेंगे और शाम होने के बाद यहां से निकलेंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं और मैं उससे कहता हूं कि शाम को क्यों, आप दिन में आराम कर लीजिए और हम दोपहर के वक्त यहां से निकल लेंगे। तो वह मुझसे कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं, अब हमारी मर्जी, चाहे हम कितनी ही देर यहां पर सोए और कितनी ही देर बाद चलें, तुम तो जितनी देर रुकोगे तुमको उस हिसाब से तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और मुझसे इतना कहकर वह औरत अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालती है और मेरे मुंह पर मार देती है और मुझसे कहती है कि अब चुपचाप पड़े रहो शाम तक यहीं पर, जब तक हम लोग निकल कर नहीं आए तब तक यहीं पर रुकना। इसके बाद वो औरत उस होटल के अंदर उन सभी लोगों के साथ चली जाती है और मैं पूरे दिन अपनी ही गाड़ी में पड़ा रहता हूं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात यह लग रही थी कि वह लोग दिन के वक्त ना ही तो होटल में नीचे की तरफ खाना खाने के लिए आते हैं और ना ही किसी और चीज के लिए आते हैं और ना ही मुझे संभालने के लिए आते हैं कि एक बार चलकर अपने ड्राइवर को तो देख आए कि वह किस हालत में है, उसने खाना खाया भी है या नहीं। मैंने पहले तो दोपहर के 2:30 तक इंतजार किया और जब उनमें से कोई भी नीचे उतर कर नहीं आया तो उस औरत ने मुझे जो 500 का नोट दिया था मैं वह लेकर उस होटल के अंदर जाता हूं और वहां पर खाना खा लेता हूं। इसके बाद जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा होता है तो वह लोग फिर से उस होटल से निकल कर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस वक्त शाम के लगभग 8 बज रहे थे। इसके बाद फिर से मैं अपनी कार में उन लोगों को लेकर वहां से निकलता हूं। अब हम लोग हाईवे पर चल ही रहे थे कि तभी वह औरत मुझसे कहती हैं कि आगे चलकर इस हाईवे से एक बाई साइड में छोटी सड़क आएगी, उस पर अपनी कार को ले लेना। तभी मैं उस औरत से पूछता हूं कि छोटी सड़क पर कार को क्यों लेना है, अपने को तो इस हाईवे से ही सीधा चलना है और यह हाईवे ही कोलकाता जाएगा। तो वह मुझसे कहती हैं कि इस सड़क पर आगे एक जगह है जहां पर आज हम लोगों को घूम कर आना है और तुम्हें अब अपनी कार को उसी तरफ लेना है। अब उस औरत के मुंह से यह बात सुनकर मैं समझ जाता हूं, क्योंकि मुझे पहले ही उस आदमी ने कहा था कि उन लोगों ने अलग अलग जगह फिक्स कर रखी हैं और वह उन जगहों पर घूमते घूमते ही कोलकाता जाएंगे। अब मुझे कार चलाते हुए काफी समय हो चुका था और उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी वह औरत अचानक से ही मुझे रुकने का इशारा करती है और बाईं साइड में अपनी हाथ की उंगली से इशारा करके मुझे बताती हैं कि वो देखो, वो जो सड़क दिख रही है उस पर अपनी कार को ले लो। उसके बाद जिस तरफ वह औरत बताती है
मैं उसी तरफ अपनी कार को ले लेता हूं। अब उस सड़क पर चलते हुए भी मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन जब मैं उसे सड़क पर अपनी कार को लेकर चल रहा था तो वह सड़क मुझे काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रही थी और उसे सड़क के दोनों ही तरफ काफी ज्यादा लंबे लंबे पेड़ थे जो कि आसमान को छू रहे थे और वहां पर चारों तरफ काफी घना अंधेरा था। अब हम लोग उस सड़क पर बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ आ चुके थे और अब रात के लगभग 12 बजे आ रहे थे। तभी वह औरत मुझे थोड़ा आगे चलने के बाद एक तरफ कार को रोकने का इशारा करती है और जिस तरफ वह इशारा करती है तो मैं देखता हूं कि उस तरफ एक खाली मैदान पड़ा हुआ है और वह मुझसे कहती हैं कि उस मैदान के बीचों बीच ले जाकर अपनी इस कार को रोक दो। जब उस औरत ने उस जगह पर मुझे अपनी कार रोकने के लिए कहा तो मैं उस औरत से कहता हूं कि यहाँ पर तो कोई होटल भी नहीं है, तो फिर आप इतनी रात को इस जगह पर अपनी कार को क्यों रुकवा रही हो? तो वह मुझसे कहती हैं कि आज हम लोग रात को यहीं पर रुकेंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और मैंने उससे कहा कि आप इस खुले मैदान में रात को कहाँ पर रहोगे? तो वह मुझसे कहती हैं कि हम लोग खुले मैदान में नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर टेंट लगाकर रहेंगे। जब उस औरत ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे पूछता हूँ कि हमारे पास टेंट का सामान कहाँ है जो हम लोग इस मैदान में टेंट लगाएंगे। तो वह औरत मुझसे कहती है कि पीछे जो हमने बैग रखे हैं उनमें टेंट का सामान रखा हुआ है, पर वह सिर्फ 5 लोगों के ही टेंट हैं और एक टेंट में सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है, तो इसी वजह से तुम्हें कार में ही सोना पड़ेगा। तो मैं उस औरत से कह देता हूँ कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यह तो बताइए कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है। तो वह औरत कहती है कि आज हम लोग खुद अपने हाथों से ही यहीं पर खुले मैदान में खाना पकाएंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने ही हाथों से खाना पकाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसी जगह पर मेरे साथ आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी और भयंकर होगी कि उसको देखने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी। अब मैं अपनी कार को ले जाकर उस खुले मैदान में रोक देता हूँ और कार को रोकते ही वह सभी लोग कार में से उतरते हैं और फिर उनमें से जो 2 आदमी पीछे की तरफ बैठे हुए थे वह मेरी कार की डिग्गी को खोलते हैं और उनमें से एक बैग निकालते हैं और उस बैग को ले जाकर उस मैदान के बीचों बीच रख देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वह दोनों आदमी उस मैदान में 5 टेंट लगा देते हैं। पहले तो वह लोग उन टेंटों में थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद वह मेरी कार से एक बैग और उतार कर ले जाते हैं और उस बैग में उन लोगों का खाने का सामान रखा हुआ था और उसमें एक छोटा सा सिलेंडर और चूल्हा भी था और उसी पर वह लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। अब मैं भी अपनी कार से उतरकर साइड में जाकर थोड़ा हल्का होकर आता हूँ और फिर वापस आकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। जब मैं उन लोगों के पास जाकर बैठता हूँ तो मैं उस औरत से पूछता हूँ कि आखिर आज आप क्या पकाने वाले हो? तो वह औरत मुझसे कहती है कि हम लोग आज चिकन पकाने वाले हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि इस सुनसान जंगल में, इस खुले मैदान में हमारे लिए चिकन कहाँ से आएगा? अभी मैंने उस औरत से इतना कहा ही था कि तभी वह जो लड़की थी वह उस औरत से कहती हैं कि क्यों ना आज इस ड्राइवर को ही पकाकर खा लिया जाए। और जब उस लड़की ने अपने मुंह से ये बात बोली तो मैं अचानक से काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं उस लड़की से कहता हूँ कि मतलब क्या है आपकी बात का? मैंने उस लड़की से जब यह बात कही तो वह औरत गुस्से से उस लड़की की तरफ देखती है और उसे अपने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा करती है और उसको वह इशारा करने के बाद वह औरत मुझसे कहती है कि अरे वह तो बच्ची है, तुम उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। इसके बाद जब उन लोगों के मसाले वगैरह पककर तैयार हो चुके थे तो वह दोनों आदमी मेरी कार की तरफ जाते हैं और फिर से मेरी कार की डिग्गी को खोलकर उस कार में से कुछ चिकन निकाल कर लाते हैं और मैं वहीं पर उस औरत के पास बैठा बैठा दूर से ही वह सब कुछ देख रहा था। जब वह लोग मेरी कार की तरफ से चिकन लेकर आते हैं तो उन लोगों को उधर से आता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि इन लोगों ने शायद उन बैगों में पहले से ही चिकन रख रखा होगा और उसके बाद वो लोग वहाँ पर
उस चिकन को लाकर पकाने के लिए रख देते हैं। लेकिन जब मेरी नज़र उस चिकन पर जाती है तो उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वह चिकन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अलग सा दिखाई दे रहा था। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी नॉनवेज खाता हूं और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कई बार चिकन खाया था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस तरह का चिकन नहीं देखा था। और उस चिकन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो आज से पहले इस तरह का चिकन पहले कभी भी नहीं देखा है। पर मैंने सोचा कि मुझे इन सब से क्या लेना है। मुझे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं उस वक्त इंतज़ार कर रहा था कि कब खाना बनकर तैयार हो और कब मैं भी इन लोगों के साथ अपनी पेट पूजा करूं। इसके बाद थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब सब लोग एक जगह पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं। लेकिन वह औरत मुझे एक थाली में अलग से ही खाना डालकर दे देती है और मुझसे कहती हैं कि तुम साइड में बैठकर खाना खाओ। हम लोग यहाँ पर हमारे परिवार के लोग ही एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे इस चीज़ का पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद उन लोगों को अपने ही परिवार के साथ अकेले में बैठकर खाना है, तो मुझे उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। और मुझे तो सिर्फ खाने से और अपने पैसों से मतलब था। भजन की वजह से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस चीज़ को याद करते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद ये लोग हनुमान जी का भजन चलते ही या किसी भी देवता का भजन चलते ही मेरा पीछा छोड़ देंगे। उस वक्त मेरी गाड़ी की जो बैटरी थी वह तो ऑन थी, लेकिन बार बार चाबी करने के बावजूद भी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पर जो गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम था वो गाड़ी के बिना स्टार्ट हुए भी सिर्फ गाड़ी की बैटरी से ही चल जाता था। और इसी चीज़ का फ़ायदा मुझे उस वक्त मिला और मैं फटाक से अपनी गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम को चालू कर देता हूँ। और म्यूज़िक सिस्टम के चालू करते ही मैं तुरंत ही उसे गाड़ी में उस हनुमान जी के भजन के साथ ही उसके जस्ट पीछे हनुमान चालीसा भी चलती थी। तभी मैं पीछे वाला बटन दबाकर हनुमान चालीसा शुरू कर देता हूँ। और हनुमान चालीसा के शुरू करते ही जब मैं हनुमान जी को याद करके उनका नाम लेकर जयकारे के साथ गाड़ी में फिर से चाबी घुमाता हूँ तो मेरी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं देखता हूँ कि वह बड़ी वाली चुड़ैल अभी भी मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई थी। तभी उसको मेरे सामने खड़ा हुआ देखकर मैं पीछे वाला गियर डालता हूँ और गाड़ी को पीछे लेता हूँ। लेकिन थोड़ी दूर पीछे जाते ही गाड़ी रुक जाती है और जब मैंने गाड़ी को इस तरह से अचानक से रुकता हुआ देखा तो मैं देखता हूँ कि वह जो नरपिशाच थे उन्होंने मेरी गाड़ी को अपने दोनों हाथों से रोक रखा है और वह अब मेरी गाड़ी को पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। तभी मैं फिर से आगे की तरफ का गियर डालता हूँ और बहुत तेज गाड़ी को दौड़ाते हुए उस बड़ी वाली चुड़ैल को टक्कर मारकर आगे निकल जाता हूँ। लेकिन मेरे टक्कर मारने से पहले ही वह चुड़ैल वहां से अचानक से गायब हो जाती है। उस वक्त मैं उस मैदान में गाड़ी को अब बदहवास होकर भगा रहा था और थोड़ी ही देर बाद मैं गाड़ी को उस सड़क के ऊपर ले आता हूँ। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाते हुए पीछे के मिरर में देखा तो वह पांचों के पांचों डायन, चुड़ैल और नरपिशाच मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। और वह चुड़ैल तो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हाथों में से ही चला गया, हाथों में से ही चला गया। और इस तरह से चिल्लाकर वह जोर जोर से विलाप कर रही थी। मैं बस अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को पूरा दबा देता हूँ और पूरी स्पीड में गाड़ी को वहां से भगाता हूँ। अब लगातार गाड़ी को भगाने के साथ ही मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा भी चल रही थी और मैं मन ही मन भी मुझे जैसी भी टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती थी वो मैं बोलते जा रहा था। उस तरीके से गाड़ी भगाते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब मैं उस हाईवे के ऊपर आ गया था। उस हाईवे के ऊपर आते ही मैं मेरी गाड़ी को मुंबई सिटी की तरफ घुमा लेता हूँ और फिर उस हाईवे पर बदहवास होकर अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगता हूँ। अब मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर वह चुड़ैल, डायन और वो नरपिशाच मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। तभी मुझे दूर से ही एक चीज़ नज़र आती है। मुंबई में घुसने से पहले अगर आप में से कोई भी मुंबई आया होगा तो उसने देखा होगा कि अगर कोलकाता की तरफ से हाईवे से होते हुए आप मुंबई में आते हो तो मुंबई में घुसने से कुछ ही किलोमीटर पहले हाईवे के बगल में ही एक बड़ा सा गणेश जी का मंदिर आता है। और क्योंकि महाराष्ट्र में
गणेश जी की पूजा भी बड़ी धूमधाम से की जाती है। इसी वजह से वहां पर बहुत से गणेश जी के मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। और उस वक्त मुझे हाईवे के बगल में दूर से ही वह मंदिर दिखाई दे रहा था। तभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में उसे मंदिर की तरफ दौड़ाने लगता हूं और थोड़ी ही देर में मैं उस मंदिर के पास पहुंच जाता हूं और मैं अपनी गाड़ी को हाईवे से उतारकर उस मंदिर की तरफ ले जाता हूं। उस मंदिर के बाहर की तरफ ही गाड़ियों को रोकने की पार्किंग थी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में नहीं ले जाता हूं, बल्कि बदहवास होकर उस मंदिर में ही अपनी गाड़ी को गुस्सा देता हूं। और मुझे अपनी गाड़ी को इस तरह से मंदिर में घुसाता हुआ देखकर वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वह भागकर मेरे पास आते हैं और मुझको डांटने लगते हैं। उस वक्त रात को वहां पर कुछ 50 से 60 लोग दर्शन करने भी आए हुए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन की बजाय रात को ज़्यादा चलता है। और उस वक्त रात के समय ही वहां पर लोग मंदिर में घूमने के लिए आए हुए थे। जब उन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस जगह पर रोका तो मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैं अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही उस मंदिर के अंदर दौड़ता हुआ जाता हूं और उस मंदिर में जाकर गणेश जी के सामने पूरा का पूरा लेटकर उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगता हूं। जब उस मंदिर के पुजारी ने मुझे इस तरीके से पूरा पसीने में और हाँफते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।